हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े नॉलेज सीरीज में। इस शो में मैं एंटरटेनमेंट से जुड़े किसी विशेष टॉपिक पर आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं और कोशिश करता हूं कि आप लोगों को पूरी तरह से डिटेल में जानकारी दे सकूं। आज इस शो में ज़रा ट्विस्ट है। किसी भी एक प्रश्न के बजाय मैं कई सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं उन एंटरटेनमेंट एस्पिरेंट्स के जो बॉलीवुड अभिनय का पार्ट है। ये रेप्यूटेड डायरेक्टर और मेंटर नव कुमार राजू ने शुरू किया हुआ इनिशिएटिव है जहां वो एक्टर्स, राइटर्स और डायरेक्टर्स को ट्रेन करते हैं। इस शो में इन्हीं स्टूडेंट्स या ट्रेन प्रोफेशनल्स के क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स मैं एक इंटरेक्शन में दे रहा हूं। शो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस शो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें। तो कनेक्ट कर रहा हूं मैं आप सभी को इस इंटरेक्शन के मैराथन से। सर नमस्ते गिरीश सर, इस हियर। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली फिल्म इरा से लेकर क्या था कि जब बहुत क्लासिक मूवीज होती थी जहाँ पे रोमांटिक सीन्स होता था तो फ्लावर जुट जाता था लाइक दैट। सो अभी लाइक पीपल एक्चुअली एज एन एक्टर व्यू में पूछ रही हूँ, तो अभी पीपल आर लाइक पब्लिक दिमाग में चलना चाहिए एक्टर को, तभी आपका मार्केटिंग भी होता है एंड ऑल दैट। तो अभी इतना बोल्ड सीन्स आ रहा है तो इफ वी डोंट डू, पीपल फील लाइक कि अब आगे बढ़ ही नहीं सकते बोल्ड सीन बिना। सो एक्चुअली इज इट इम्पोर्टेंट कि अब बोल्ड सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू चूज द प्रोजेक्ट कि किस मूवी में हमें करना चाहिए, अगर करना भी है तो कैसे, किस सीन, अगर ऐसा सीन आ गया तो कैसे टाइप की मूवी करना चाहिए, इज माय क्वेश्चन। देखिए, बोल्ड सीन्स तो पहले से इंडस्ट्री का भाग रहे हैं और जहाँ पहले अगर दो लोगों के बीच में प्यार दिखाया जा रहा है तो उनके बीच में दो फूल दिखाए जा रहे हैं या दूध का उबलना दिखाया जा रहा है, वो भी सब दिखाया जाता था। अगर उन लोगों को दो एक्टर्स के बीच का कुछ नहीं दिखाना है तो वो कुछ और तरीके से सिंबॉलिफाई करते थे। पर देखिए, उस जमाने में भी बिकनी पे शर्मिला टैगोर आई है एन इवनिंग इन पेरिस में। उस जमाने में भी नूतन जी और बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस जो काम करती थी वो ओपन रही है। और बोल्ड सीन का देखिए, एक एक्टर जब होता है तो उसको सारी चीजों के लिए तैयारी रखनी पड़ती है, कब बोल्ड सीन है, कब ये है। हम अगर पहले शर्मिला टैगोर ने और नूतन जी ने पूरी फिल्मों में, जितनी फिल्में उन्होंने की उसमें बोल्ड सीन्स नहीं है लेकिन बहुत प्रोग्रेसिव सीन्स है। और बहुत सारे ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको अपनी भावनाएं या उनकी सेक्स अपील या उनको अपनी बात कहने के लिए उनको कपड़े खोलने की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही सेंशुअस लग सकती हैं। पर अब जो एक्ट्रेस ये मान के चले कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी अपने आप को एक्सपोज नहीं करना है, तो एक क्लासिक एग्जांपल माधुरी दीक्षित का हम ले तो माधुरी दीक्षित अंधेरी ईस्ट की मिडिल क्लास फैमिली से आई हुई एक लड़की जब इंडस्ट्री में बड़ी बनी तेजाब के बाद, तो उन्होंने जब फिल्में की तो उनका एक स्मूचिंग का सीन था दयावान में विनोद खन्ना के साथ। वो जो किस था वो करीब 5 या 6 मिनट का किस था, वो जो बहुत पॉपुलर था उस वक्त, खास वो किस देखने के लिए लोग जाते थे। उसके बाद उनका और एक सीन था प्रेम प्रतिज्ञा में मिथुन चक्रवर्ती के साथ। तो वो माधुरी दीक्षित ने इसलिए किया क्योंकि वो जब दयावान कर रही थी तो डायरेक्टर फिरोज खान थे। जब वो प्रेम प्रतिज्ञा कर रही थी तो उस वक्त के डायरेक्टर साउथ के बड़े डायरेक्टर थे। तो आपको तब चूज करना है कि भाई मैं अपने आप को एक्सपोज करने के लिए तभी कंफर्टेबल रहूंगी जब वो डायरेक्टर भी उस लेवल पे हो जो उसको वल्गर ना लगे। अगर उस सीन को वल्गैरिटी के साथ ना पेश करे बल्कि सेंशुअली पेश करे। जैसे कि काटे नहीं कटती ये दिन ये रात श्रीदेवी का जो गाना है मिस्टर इंडिया का, वो सेंशुअल गाना है। उसमें उन्होंने एक्सपोज नहीं किया लेकिन वो आपको एक्साइट कर सकते हो, वो आपको सेंशुअल फीलिंग ला सकते हैं, वो सेंशुअलिटी की मिसाल है वो गाना। तो उसके अलावा फिर एक सागर में गाना है जिसमें शैलेंद्र सिंह का गाना है पास आओ ना दूर जाओ ना, जिसमें ऋषि कपूर डिम्पल कपाड़ी है। सागर में गाना है तो गाना बहुत सेंशुअल है। उसके अलावा तो सेंशुअल गानों में जो हीरोइनें काम करती हैं
उसके लिए जरूरी नहीं कि वो एक्सपोज करें, उसके बगैर भी डायरेक्टर बहुत ही क्लासी तरीके से उसको पेश कर सकता है। जैसे गानों के मैंने उदाहरण दिया आपको, तो और फिर जाएगी हीरोइन। अब हीरोइन ये सोचती है कि यार ये प्रोजेक्ट में इसलिए ये डायरेक्टर मुझे कह रहा है कि एक्सपोज करना है, और अगर मैंने ना मान लिया तो मेरे से बड़ा चांस चले जाएगा। तो आपके लिए सबसे पहले बता दूं कि पहले ये देख लो कि वो डायरेक्टर की क्रेडिबिलिटी क्या है। क्या वो सुभाष घई है, क्या वो सत्यजीत रे है, कौन है वो? अगर वो इतना बड़ा है कि आपको लगेगा कि यार ये अगर छूट गया तो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा मौका छूट जाएगा, तो फिर उसको पहले स्टडी करो। अच्छा, वो आदमी भी कभी भी अगर वो आपको बोल रहा है कि एक्सपोज करना है, तो वो अपने करियर के साथ भी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उसका नाम बड़ा है, तो उसका स्टेक तो आपसे ज्यादा है। तो अगर आपको कोई एक्सपोजर वो दिखा रहा है, तो वो सेंसुअलिटी और बहुत सेंसिबिलिटी के साथ आपको एक्सपोज करेगा, क्योंकि वो बड़ा डायरेक्टर है, वो आपकी समझदारी है। पर आपने उसके साथ काम करना चाहिए जो सेंसिबिलिटी के साथ काम करे, और जिसका नाम आपसे बड़ा हो, और उसका करियर आपसे ज्यादा स्टेक पे हो। आपका स्किन शो देख के वो अपना करियर अपने दांव पे नहीं लगाएगा। ये बात आपने समझना चाहिए। मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया हो। श्योर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। सर, मैं रोहतक फिल्म इंस्टीट्यूट से हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ से पास आउट होने के बाद हाउ डू आई स्ट्रगल, मैं किसके पास जाऊँ, कैसे अपना रास्ता मतलब सेलेक्ट करूँ आगे का? आप जवाब दोगे भाई कि मैं दूं? नहीं, आप ही दो। कहाँ गया रौनक? यस सर। हाँ, नहीं, आपके सवाल का जवाब दिया जा रहा है। क्या हम रौनक आपको देख सकते हैं? आप हाँ, ओके रौनक, हाँ भाई देंगे, गिरीश भाई देंगे जवाब। हाँ, आपने ये पूछा रौनक कि आप रोहतक फिल्म इंडस्ट्री से स्नातक हुए हैं, ग्रेजुएट हुए, और अब मुंबई में किस तरीके से स्ट्रगल करें। तो मेरी आपसे ये राय है कि बम्बई में आने से पहले जो बम्बई के प्रोडक्शन हाउसेज हैं जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, कौन सी प्रोडक्शन हाउस क्या कर रहा है, उसका लेखा जोखा, उसका ब्यौरा आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो इंटरनेट से आप सबसे पहले पता करें। मुझे उस दिन किसी ने एक व्हाट्सएप किया, उसमें बॉम्बे के टॉप 40 प्रोडक्शन हाउसेस के एड्रेसेस थे। मैं वो शेयर करता हूँ नब भाई से, आप उनसे ले लीजिएगा। मेरे वो एड्रेसेस भी थे, साथ ही साथ उनमें ईमेल आईडीज भी थे। किसने किसी ग्रुप में शेयर किया, वो मैंने रख लिया अपने पास, वो मैं शेयर करता हूँ। तो आप क्या करें कि सबसे पहले जो प्रोडक्शन हाउसेस बॉम्बे में, वहां पर अपना प्रोफाइल उनको मेल कर दें। और इस स्ट्रगल कहते हैं। स्ट्रगल का मतलब ये है कि सबसे पहले हम जितने लोगों के साथ काम करना चाहते हैं उनसे संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। वो कैसे करेंगे कि जो उनकी इंटरनेट पे उनकी ईमेल आईडीज हैं उनके साथ, अभी तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप मेल से कर सकते हो, सब अपने फोटोग्राफ्स भेज सकते हो। पुराने जमाने में ये मेरे भाई साहब बताएंगे, जो हमारे भाई साहब जो थे रोहित राज, उस जमाने में तो फोटो ले लेके हर ऑफिसेज में जाना पड़ता था। तो हर एक के पास, इन्होंने तो मतलब इनके सही में इनके वक्त के लोग कहते थे इनके जूते घिस जाते थे, इतना ये लोग ट्रैवल करते थे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस। हाँ, कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये होता था। अब आपके लिए क्या है कि आपकी पहली स्टेप ये है कि आप पहले आइडेंटिफाई कर ले कि कौन कौन से प्रोडक्शन हाउसेज हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत है। नॉलेज लेने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आप इंटरनेट पे जाओगे, मालूम पड़ेगा कि कौन कौन से प्रोडक्शन हाउसेज हैं, फिर उनके ईमेल आईडीज मिलने के बाद उनके ऊपर अपने फोटोग्राफ्स डालोगे, और फिर वो जब आपको बुलाते हैं उनमें से कोई, तो फिर आप बम्बई आओगे, फिर आप रूम लोगे और उसके बाद उनके ऑडिशंस दोगे। और जब तक ये नहीं होता तब तक आप अच्छे एक्टर्स की फिल्में देखोगे, और फिल्म से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड जो चीजें पढ़ने को मिलती है, जो डायरेक्शन में जो एक्टिंग है, डायरेक्शन है, एक ही चीज है। डायरेक्शन का मतलब देखिए कि एक्टिंग आप नहीं जानते हो। आपने डायरेक्शन अगर हो तो आपने एक्टर्स को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना है जितना डायरेक्शन को देते हो। दोनों उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एक्टर, डायरेक्टर, जो भी चीज है उसको तब तक अपने आप को उसको स्किल अपने बनाओ, अपने स्किल को और हॉर्न करो, मतलब शार्प करो। अब रहेगा डायरेक्टर, तो अगर फोटोग्राफ हो गया एक्टर के लिए हो गया, अब हो गया डायरेक्टर। तो डायरेक्टर ये देखो कि इन सारे प्रोडक्शन हाउसेज में कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। अगर कोई जगह पे मैक्सिमम एक तो हमारी ट्रेड इंडिया, एक हमारी कॉपी आती है कंप्लीट सिनेमा,
जिसमें पूरा इंफॉर्मेशन होता है कि कौन सी फिल्मों की इस वक्त शूटिंग चलने वाली है और शूटिंग होने वाली है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपना डेटा, बायोडाटा बना के उनके डायरेक्टर्स के उन प्रोडक्शन हाउस में भेज देना, ये बोल के कि सर मैंने डायरेक्शन सीखा है तो मैं आपका असिस्टेंट रहना चाहता हूँ। अगर उनको कई बार क्या होता है कि वो अपना 6वां, 7वां, 8वां असिस्टेंट एक नया डायरेक्टर इसलिए रखते हैं कि उनको कंटिन्यूटी के लिए और अपने काम के लिए जरूरी होता है, तो उस सेट पे ही आदमी सीखना शुरू हो जाता है। जब आप कोई पहली फिल्म करोगे 5वां असिस्टेंट या 6वां असिस्टेंट, कई बार कई असिस्टेंट्स मैंने ऐसे देखे कि वो शुरुआत करते ज्वाइन करते 6वां असिस्टेंट और पिक्चर कंप्लीट होते हुए पहला असिस्टेंट बन चुके होते हैं। इतनी तेजी से वो लोग तरक्की करते हैं। तो आपको पहले इन सारे प्रोडक्शन हाउसेज में अपना डेटा भेज देना है, बायोडाटा या प्रोफाइल या अपना वर्क प्रोफाइल, और राह देखनी है कि कब वो बुलाते हैं। जब वो बुलाते हैं तब आपने जाना है। यहाँ आके लोगों के पास जाके मिल के बात करने से नहीं होगा, वो आपको इंटरनेट पे ये सारे लोग मिल जाएंगे। जी गिरीश सर, मेरा नाम केदार है। हाय केदार। गुड इवनिंग सर। मैं राजू सर से ट्रेनिंग ले रहा हूँ एक्टिंग क्लास का। तो मेरा इंट्रोडक्शन होगा। माय नेम इज केदार हुबली। आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर ट्रेन्ड बाय नंद कुमार राजू। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ऑडियंस पे नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा इम्पैक्ट करता है या एंड में मतलब हीरो पूरे हीरो का इम्पैक्ट ज्यादा होता है? देखिए जो मतलब हीरो का ही होता है, पर अब जो हीरो है उसको हम क्या कहेंगे, मतलब वो पॉजिटिव है या अब अमिताभ बच्चन का जो दीवार का कैरेक्टर है वो एंटी हीरो है, उसको हम निगेटिव बोलो या पॉजिटिव बोलो, मैं उसे पॉजिटिव कहूंगा, कुछ लोग उसे निगेटिव कहेंगे। क्योंकि वो निगेटिव इसलिए क्योंकि वो अपने भाई उसका पुलिस में है और ये गलत काम कर रहा है। तो कई फिल्में ऐसी है जिसमें हीरो रॉबिन हुड है, वो गलत काम करता है लेकिन गरीबों की सेवाएं करता है, माँ की सेवा करता है, भाई की पढ़ाई कराता है, जैसे दीवार का कैरेक्टर है। तो ये एंटी हीरो होने के बावजूद भी उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। एंटी हीरो अमिताभ बच्चन जो एंग्री यंग मैन थे दीवार में या त्रिशूल में, और जिसके कारण एंग्री यंग मैन डॉन में, तो ये क्या है, ये सारे एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, एंटी सिस्टम है। सिस्टम के खिलाफ वो लड़े या उनसे खिलाफ वो रहे। कई बार वो गलत कामों में मिले, जैसे शक्ति में दिलीप कुमार के वो बेटे बने, तो दिलीप कुमार पुलिस में लेकिन ये एक स्मगलर के यहाँ काम कर रहा है। तो अमिताभ बच्चन का वो प्रभावशाली काम हमको बहुत पसंद आया। अब वो कैरेक्टर तो निगेटिव है लेकिन उसके बावजूद भी हमको पसंद आया, लेकिन हमको दिलीप साहब भी पसंद आए, वो पॉजिटिव कैरेक्टर है जो बाप है उनको उसमें से बचाते हैं। तो दोनों का इम्पैक्ट हम पे रहा। अब एक फिल्म में अगर पूरी पिक्चर में कैरेक्टर ही निगेटिव है, जैसे कि डॉन में कैरेक्टर निगेटिव है लेकिन जो दूसरा डॉन है वो पॉजिटिव है, तो हीरो और विलन ये दो भाग तो होते ही हैं एक फिल्म के। लेकिन मुझे लगता है दोनों इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट दर्शकों पे, उस कहानी पे कौन, अभी देखो अगर हम डॉन की बात करें तो डॉन वाला वो जो स्मगलर है और वो डॉन जो उसकी जगह पे आया है, दोनों कैरेक्टर्स पसंद आते हैं ऑडियंस को। उसमें कोई बड़ा है या कोई जरूरी नहीं कि कोई निगेटिव ही है तो पसंद आए। हाँ, जैसे डर में हम कह सकते हैं कि डर में कुछ लोगों को शाहरुख खान ज्यादा पसंद आए, वो निगेटिव थे, और सनी देओल उनको नहीं पसंद आए क्योंकि वो पॉजिटिव थे। पर कुछ लोगों को उस फिल्म में सनी देओल पसंद आए तो निगेटिव, हाँ, पर उसमें निगेटिव कैरेक्टर ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि हमारी फिल्मों के जो निगेटिव कैरेक्टर थे, जैसे बाजीगर है या डॉन है या अंजाम है या डर है, उसमें जो निगेटिव कैरेक्टर शाहरुख खान ने पोर्ट्रे किए या विनोद खन्ना पहले निगेटिव कैरेक्टर में आते थे, मेरा गांव मेरा देश, शत्रुघ्न सिन्हा निगेटिव कैरेक्टर में आते थे, इवन अशोक सराबी मराठी फिल्मों में पहले निगेटिव कैरेक्टर्स में आते थे, बाद में वो हीरो बने। तो पहले निगेटिव कैरेक्टर्स ही बहुत लोग करते हैं, वो भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं लोगों पे, और पॉजिटिव कैरेक्टर की भी अपनी एक अलग पहचान होती है। पर हाँ, निगेटिव कैरेक्टर को पसंद ज्यादा किया जाता है। जब मैं सहज भाई का इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने एक सवाल पूछा। भाई उनका सवाल था कि यूके में नेटफ्लिक्स इस समय नंबर 1 है। सो उनका ये सवाल था कल कि मैंने उनसे पूछा था कि यूके में ओटीटी जैसे इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म की बहुत धूम मची हुई है,
वैसे यूके में भी क्या सेम हो रहा है, या यूके में तो उन्होंने कहा यस सब लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं और नेटफ्लिक्स नंबर 1 है। हाँ, सो क्या इंडिया में भी नेटफ्लिक्स नंबर 1 है? नहीं, इंडिया में नंबर 1 है डिज्नी हॉटस्टार। नेटफ्लिक्स वैसे नंबर 1 है नंबर ऑफ कंटेंट में, मतलब सबसे Okay. ज्यादा कंटेंट अगर एक महीने में ये लोग कम से कम 100 से 150 टाइटल्स ये रिलीज करते हैं। 100 से 150 टाइटल्स, क्या बोलो, वेब सीरीज भी हो सकती है, फिल्म। तो सबसे ज्यादा बड़ा जिसे कहते हैं वॉल्यूम में नेटफ्लिक्स है। लेकिन सब्सक्रिप्शन जिसको सबसे ज्यादा लोग देखते हैं अपने देश में, वो डिज्नी हॉटस्टार है। उसका रीजन ये है कि हॉटस्टार था पहले, अभी डिज्नी हॉटस्टार हुआ। हॉटस्टार के पास आईपीएल है, नेटफ्लिक्स के पास क्या है, वेब सीरीज है, फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्म्स है, सब है, लेकिन इनके पास आईपीएल है। तो आईपीएल जो है वो हॉटस्टार के पास है, इसलिए हॉटस्टार की लोकप्रियता कमाल की है। हाँ। तो मैं बताता हूँ आपको, उसमें क्या हुआ था कि हॉटस्टार ये अपने यहाँ पर बहुत पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आईपीएल भी है उनके पास। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है हॉटस्टार का कि गेम ऑफ थ्रोन्स जो सीरीज जब पहले आई, और जिसके कारण ओटीटी का एकदम भूचाल आ गया, और ओटीटी का जो रिवॉल्यूशनाइज हुआ, वो सारे लोगों को पहले जो सबसे बड़ी सीरीज मिली वो गेम ऑफ थ्रोन्स थी। और उसके कारण कई लोगों ने पहले हॉटस्टार को सब्सक्राइब किया, और फिर उसमें चूंकि सीरीज थी, फिल्में थी, और फिर आईपीएल भी था, तो लोग हॉटस्टार पर रह गए। अब क्या हो गया, जब डिज्नी ने हॉटस्टार खरीदा, तो वो क्या कर रहे थे कि डिज्नी अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लेके आ रहे थे। तो उन्होंने यूएस में अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म किया है, यूके में अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म किया है, और वो इंडिया में जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि हॉटस्टार की यहाँ पे काफी मजबूत पोजीशन है। हाँ। तो अभी हम भी आएंगे तो हम भी उनकी अपने कंपटीशन में हो जाएंगे, क्योंकि हॉटस्टार को तो वैसे हमने खरीद लिया। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया। इसलिए इंडिया में जो ओटीटी है उसे कहते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार। ओके फिर डिज्नी है, दोनों ने डिज्नी। और बाहर के देशों में डिज्नी प्लस हॉटस्टार नहीं है, डिज्नी है। हॉटस्टार ये कंपनी ही बेसिकली बनी है स्टार और फॉक्सस्टार जो बनी है वो स्टार और 20th सेंचुरी फॉक्स या इस तरीके की कंपनी से बनी है। तो बाहर के देशों में डिज्नी है, डिज्नी हॉटस्टार नहीं। हॉटस्टार सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ डिज्नी हॉटस्टार है। और डिज्नी हॉटस्टार नंबर 1 है क्योंकि उनके पास गेम ऑफ थ्रोन्स है और उनके पास आईपीएल है। उसके बाद फिर अमेजॉन है, फिर नेटफ्लिक्स है, और फिर जी है, और फिर बाकी हूट है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन वॉल्यूम की मात्रा में, वैरायटी परोसने की मात्रा में जो सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो नेटफ्लिक्स है। तो जैसे वो कह रहे थे आपके दोस्त की, लंदन में नेटफ्लिक्स नंबर 1 है, हमारे देश में भी नेटफ्लिक्स नंबर 1 ही है कंटेंट की दृष्टि में, लेकिन सब्सक्रिप्शन लोग इतना देख रहे हैं उस दृष्टि से सबसे पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार। तो एक स्टैंड अप कॉमेडी, और ये एक दौर चल रहा है, बहुत सारे जो यूथ है वो कॉमेडियन बनना चाहते हैं। तो गिरीश सर से जो सवाल है मेरा वो ये है कि सर आपकी नजर में इंडिया का बेस्ट कॉमेडियन कौन रहा, या वो वहां तक पहुंचे कैसे एक कॉमेडियन, मतलब हर फिल्म में कॉमेडियन चाहिए ही चाहिए, ऐसी वाली बात आ गई। तो ये कब से शुरू हुआ फिल्म में, बॉलीवुड में कम से कम? पहले ये होता था कि जब फिल्में बनती थी तो कॉमेडी का एक ट्रैक होता था जो लिखा जाता था, खास कॉमेडियन को ध्यान में रख के। महमूद साहब का एक ट्रैक रहेगा, राजेंद्र नाथ का एक ट्रैक रहेगा कि वो हमेशा हीरो के दोस्त रहेंगे, शम्मी कपूर, जॉय मुखर्जी या विश्वजीत के, और फिर कॉमेडी का उनका तो वो हीरोइन के फ्रेंड को ऊपर फ्लर्ट करेंगे, इस तरीके का उनका एक ट्रैक रहेगा। तो पहले क्या होता, कॉमेडी को ट्रैक को, एक कॉमेडियन ये बड़ा रेप्यूटेड जॉनर था जिसमें जॉनी वॉकर थे, मुकरी थे, केस्टो थे, और फिर महमूद साहब थे, और बहुत सारे कॉमेडियंस थे जिनके लिए ट्रैक लिखे जाते थे। और वो कॉमेडी का, और हीरो सीरियस होते थे। प्यासा में गुरुदत्त सीरियस है और जॉनी वॉकर तेल मालिश कह रहे हैं, मतलब कॉमेडियन ट्रैक होते थे जो पहले डेवलप होते थे।
बाद में महमूद साहब आए, तो महमूद साहब ये बहुत इतने सक्सेसफुल रहे कि हीरो से ज्यादा लोग उनकी फिल्में देखने जाना पसंद करते थे। वो कॉमेडियन इतने मशहूर थे कि उन्होंने कॉमेडी में ऐसा जान डाल दी। अगर आपको गुमनाम याद होगी तो हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले, उसमें मनोज कुमार भी है, हीरो है वो, लेकिन महमूद साहब याद रह गए। तो महमूद साहब ने कॉमेडी में इतने रंग डाल दिए हैं। उसके बाद महमूद साहब खुद पिक्चर बना के प्रोड्यूसर, राइटर थे, डायरेक्टर थे वो खुद, और उसके बाद वो हीरो आने लगे। कई फिल्में महमूद साहब ने खुद डायरेक्ट की, उसमें खुद वो हीरो रहे। मैं सुंदर हूँ, आवारा बाप, ये पिक्चरों में वो हीरो थे। तो बाद में कॉमेडियन ट्रैक के बजाय कॉमेडियन भी फिल्मों में हीरो बनने लगे। अमिताभ बच्चन आने के बाद वो एक ऐसे एक्टर थे जो कॉमेडी भी कर लेते थे, एक्शन भी कर लेते थे, इमोशन भी कर लेते थे। उनकी फिल्म में कॉमेडियन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मतलब नमक हलाल कॉमेडी फिल्म है, लेकिन उस पिक्चर में एक्शन है, सब है सब। तो अमिताभ बच्चन, लोग क्या कहते थे कि अमिताभ बच्चन आने के बाद कॉमेडियन का ट्रैक ही खत्म हो गया है, अब सारा चीजें वही करने लगे। लेकिन एक पैरेलल ट्रैक चलता था जितेंद्र की फिल्मों में, उसमें कादर खान, शक्ति कपूर, असरानी, इनके ट्रैक चलते रहते थे कॉमेडियन के। तो आपको ये बताने के पीछे का मकसद ये है कि कॉमेडी ये अविभाज्य अंग है फिल्मों का, और कॉमेडियंस का भी बड़ा ट्रैक रहा है। और उसके बाद जॉनी लीवर की एंट्री हुई है। मैं जॉनी लीवर को इस जनरेशन का सबसे बड़ा कॉमेडियन मानता हूँ। उन्होंने बाजीगर की, या उसके अलावा जो भी पिक्चर की, जलवा की, मतलब अब्बास मस्तान की फिल्मों में जॉनी लीवर का काम तो कमाल का होता था, और उसमें जॉनी लीवर कमाल का काम भी करते थे। बाद में कॉमेडियंस के लिए भी ट्रैक रखे गए, कॉमेडियंस को रिस्पेक्ट मिलता गया, और हर फिल्म में कॉमेडियन, फिर तो कॉमेडी फिल्में भी बनती गई। अब संजय मिश्रा कॉमेडी करते हैं। अब संजय मिश्रा गोलमाल में जब कॉमेडी करते हैं तो उसमें हीरो, 4-5 हीरो है, वो भी कॉमेडी करते हैं, साथ ही साथ वो भी कॉमेडी करते हैं, और विलेन वो भी कॉमेडी होता है। तो कॉमेडी में वेरी इम्पोर्टेंट है। तो कॉमेडी का ऐसा है ना कि हमेशा उसके ट्रैक्स है, और फिर कॉमेडियंस भी रहे। और अब जो आप कह रहे हो कि भाई देश का सबसे बड़ा कॉमेडियन मेरी नजर में जॉनी लीवर रहे, उसके पहले महमूद साहब थे। महमूद साहब सबसे बड़े कॉमेडियन मैं मानता हूँ उस जनरेशन के। इस जनरेशन में जॉनी लीवर है। और फिर रहेगा स्टैंड अप में। तो स्टैंड अप में जो लोग आजकल नए कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब मैं बहुत एंजॉय करता हूँ कि नई लैंग्वेज की कॉमेडी है स्टैंड अप में, नई भाषा का इस्तेमाल होता है, और बहुत बेबाक है वो लोग। गाली गलौज भी स्टेज पे करते हैं, वल्गैरिटी भी होती है, कोई चीजें बोल भी वो करते हैं, लेकिन सेंसिबल जहाँ पे आपकी कुछ चीजें थोड़ी हद के बाहर जाती है, इसलिए कई बार आक्षेप भी उठाए जाते हैं। हाँ। कुणाल कामरा के साथ आक्षेप हुआ, उसके कॉमेडियन पे आक्षेप हुआ, थोड़ा से ओवरबोर्ड चले जाते हैं। लेकिन मैं जो नया जनरेशन में स्टैंड अप कॉमेडी के प्रति जो लोगों का रुझान देख रहा हूँ, जहाँ पे मैं बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडी के शोज देखने जाता हूँ, फिर अमेजोन पे, इस पे है, रसेल पीटर के बड़े शोज है, तो मैं भी खूब सारे देखता हूँ। और मैं समझता हूँ कि नए कॉमेडियंस बहुत जबरदस्त है, बड़े दक्ष है, बड़े टैलेंटेड है, बड़े होनहार है, और अच्छा काम कर रहे हैं। और कॉमेडियन जो स्टैंड अप्स है, जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडियन में वीरदास है, बड़े पॉपुलर है। वो फिल्मों में भी हीरो और साइड हीरो आए हैं, और कॉमेडियन भी रहे हैं। तो एक्टिंग करने के लिए अगर आप पहले स्टैंड अप कॉमेडी करते हो तो ये रास्ता भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि कॉमेडी करना, लोगों को हंसाना, ये बड़ा मुश्किल बिजनेस है, इतना आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो नया जनरेशन स्टैंड अप कॉमेडी करके अगर उस रास्ते से फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेता है, वो भी बड़ा अच्छा रास्ता है। और कॉमेडी का वैसा भी अपना एक मुकाम है, अपनी एक जगह है, और उसकी एक जरूरत तो हमेशा ही फिल्मों में रही है। वेरी नाइस। ये सर मेरा क्वेश्चन आपसे राजू सर से था एक। हाँ। आपने ये कॉलेज यहाँ पे जब वो हो रही थी, जब इसका स्थापना हो रहा था, तो आप हेविली इन्वॉल्व थे इसमें। तो सर आपके दिमाग में ऐसा कैसे आया कि मतलब हरियाणा में तो ऐसा फिल्म में कल्चर नहीं रहा है, यहाँ पे एक फिल्म इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए और यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को बूस्ट करना चाहिए। ओके, मैं इसके बारे में जानना चाहता था। ओके, कि मेरे दिमाग में कैसे आया कि मुझे हरियाणा में जिस इंस्टीट्यूट में अभी आप खड़े हैं, ये इंस्टीट्यूट का प्रोजेक्ट लेकर गया, और कैसे मेरे माइंड में आया, जबकि हरियाणा में तो फिल्म और इस तरह की चीजें थोड़ी सी कम है। आप ये पूछना चाह रहे हैं? यस सर। ओके, देखो, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा। मेरे दिमाग में ऐसे आया रौनक
कि अक्सर हम देखते हैं कि मुंबई में जो एक्टिंग से रिलेटेड लोग आते हैं वो कहाँ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं। सो मेरे मन में ये था कि प्राइमरीली जब मैंने हाईएस्ट पोस्ट के लोगों से बात की थी और मनीष जिंदल जी से बात की थी जब मैं प्रोजेक्ट लेकर गया था, सो मैंने ये कहा था कि सर लोग बिना तैयारी के, जो गिरीश भाई ने अभी आपसे कहा कि आप तैयारी करके आना, तो यस सर बहुत लोग बिना तैयारी के मुंबई में आते हैं और आने के बाद वो बिखर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम जाए किस तरफ। सो मेरे जहन में ये था कि मैं कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाऊं या मैं गवर्नमेंट से बात करूं कि आप दिल्ली के आसपास 100 किलोमीटर के अंदर कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाइए जहां पर लोग, दिल्ली के लोग, राजस्थान के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग, हिमाचल के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग पहले आकर वहीं पे सीखें। ये बात मेरे जहन में आई, इसको मैंने पेपर पे उतारा, एक इंस्टीट्यूट का एक रूप दिया और मैं यहां से फ्लाई कर गया चंडीगढ़। फिर मेरी हायर अथॉरिटी से बात हुई, मैंने पूरा प्रोजेक्ट फाइल सबमिट किया और फिर मैं मुंबई छोड़कर चला गया, जो आपने कहा हेविली इन्वॉल्व थे, जिस जगह पे आप खड़े हो अभी। यस सर। यहाँ पर पहली ईंट से लेके जब ये डेवलप हुआ, बना, चंडीगढ़ से इस इंस्टीट्यूट आना, रात रात आना, सुबह चले जाना, ये तो सारे पैशन की बात है। यही था कि जब आप लोग मुंबई आओ तो आने से पहले आप लोग जो अभी तैयारी कर रहे हो, जिस तरह की तैयारी भी आप लोग कर रहे हो और आप जैसे कनेक्ट हो, और गिरीश भाई ने इतना ब्यूटीफुली आपको समझाया, तो ये बात थी और जिसको लेकर मैं वहां रहा, कुछ समय बॉलीवुड से दूर रहा। पर मुझे पता, सब लोग बोलते थे मेरा पैशन है फिल्म बनाना, पर मुझे लगता था कि ठीक है मैं अपना फिल्म बनाना थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर सकता हूं आगे आने वाले टैलेंट्स के लिए। सो आई होप कि जिस तरीके का कोर्स वहां मैंने डेवलप करवाया था, लिखा था, रिसर्च किया था, वो कोर्स से आप खुश होंगे। अभी काफी चेंजेस उसमें हुए हैं, आपके जो लेटेस्ट डायरेक्टर है वो बहुत बढ़िया हैं और जिस तरह के बदलाव आए हैं, यहाँ से जिस तरह की फैकल्टीज अभी आपके इंस्टीट्यूट आती है वो सारे A1 है और आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, ये मैं मतलब मानता हूं इस बात को। सो ये बात थी जिसके लिए मैंने वहां आके ये चीज शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से आग्रह किया था। तो आप लोग आइएगा तो सीख कर आइएगा, ठीक है? यस सर, बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है, जैसे आजाद जी ने ये सवाल किया आपसे फिल्म का, ये सिलेक्शन फिल्म, बट मेरा सवाल, जैसे अभी तांडव वेब सीरीज आई थी सैफ अली खान साहब की, तो जैसे ये रूमर्स फैलाते हैं कि इसमें वेब सीरीज में ऐसा कुछ है, अभी तांडव के बारे में सुना था आपने कि भगवान से रिलेटेड ऐसे इसमें बहुत सारी चीजें लोग, पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया, वो सब चीजें, तो कुछ लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड, में नाम तो नहीं लूंगा, तो वो कहते हैं कि ये सब प्रोड्यूसर लोग या डायरेक्टर लोग, वही लोग एक्चुअली इसको रूमर्स को फैलाते हैं ताकि ऑडियंस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। देखे, क्या ये सच है सर? नहीं, जैसे पद्मावत में हुआ था, किसमें हुआ था? पद्मावत फिल्म आई थी संजय लीला भंसाली सर की। नहीं, वो भी वैसा कुछ नहीं हुआ था। संजय लीला भंसाली को इतने छोटे और टुच्चे टाइप की गंदी और बेकार पब्लिसिटी करके इतनी बड़ी फिल्म को अपनी बड़ा नहीं बनाना। वो इतनी बड़ी फिल्म बनाते कि उनके लिए इतनी छोटी पब्लिसिटी मायने नहीं रखती। उनकी न्यूज़पेपर एड्स 12 करोड़ की होती है और इस तरीके की घटिया जो न्यूज होती है वो 10 लाख रुपए में कोई भी फैला देगा। तो उनकी पिक्चर बहुत बड़ी होती है, उनका नाम बड़ा है, उनका ओहदा बड़ा है, वो इतनी छोटी चीजें नहीं करेंगे। ये छोटी सोच उनकी होती है जिनको फिल्मों के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ तांडव के बारे में। तांडव में जो बात हुई है कि वहां पर हिंदू धर्म के भगवान के बारे में गलत बोला है या वहां पर एक, अच्छा तांडव का मैंने रिव्यू किया है, आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर मेरे इस रिव्यू को जरूर देखिए। और हाँ भाई मैं बताता हूँ, तांडव में हुआ ये कि वहां पर एक डायलॉग था, तो एक दलित आदमी जो पॉलिटिशियन होता है वो, उसका एक अफेयर होता है एक ब्राह्मण लेडी के साथ, और वो ये कहता है, नहीं वो ब्राह्मण लेडी उससे कहती है जब उनका ब्रेकअप होता है कि तुम दलित हो और तुम ब्राह्मण के साथ इसलिए
अफेयर कर रहे हो क्योंकि तुमको ये गुस्सा है हम ब्राह्मणों के प्रति और तुम ये बदला लेना चाहते हो, इसलिए तुमने मेरे साथ अफेयर किया और तुम मुझे छोड़ रहे हो। तो ये एक खास विशिष्ट समाज के प्रति बहुत निगेटिव बात थी। इसके ऊपर आक्षेप उठे, साथ ही साथ कुछ हिंदू धर्म के देवी देवताओं को भी बारे में गलत कहा गया था। अली अब्बास जफर जो डायरेक्टर है, उन्होंने जब ये वेब सीरीज बनाई तो ये सोच के नहीं बनाई कि मैं इसमें ये डाल दूं जिससे कि लोगों को बहुत बुरा लगे और मेरी वेब सीरीज हिट हो जाए। कोई आदमी, कोई क्रिएटिव आदमी इस तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करता। वो अपने ट्रेड के प्रति बहुत ईमानदार होता है। एक कलाकार, हम ये मान के चलते कि कलाकार अपने कार्य के प्रति बड़ा ईमानदार है। तो एक डायरेक्टर ये सोचे कि यार मैं ऐसा ना इसमें ये धर्म का कुछ गलत डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, उससे क्या हो जाएगा ना कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं हिट हो जाऊंगा। इस तरीके की नीच कौन सोच सकता है यार? क्यों सोच? वो अली अब्बास जब्बर जिसने टाइगर बनाई, एक था टाइगर जैसी सक्सेसफुल फिल्में बनाई, सुपर डुपर हिट फिल्में बनाई, वो ये सोचेगा कि मैं तांडव कैसी, जो पहली बार वेब सीरीज बना रहा है वो ये सोच रहा है, जिसने इसके पहले दोनों तीनों सुपरहिट फिल्में बनाई बॉक्स ऑफिस की यशराज के लिए, वो ये सोच रहा है कि मैं तांडव बनाऊं वेब सीरीज, लेकिन उसमें ना मैं ऐसा कुछ डाल दूं जिससे कि ये लोगों को धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचे, फिर उसकी बुरी पब्लिसिटी हो जाए और फिर मेरी बड़ी वाहवाह हो जाए। ऐसी सोच क्यों कोई करेगा? वो समझ लो पूरी बात। वो क्या है, वो जब उनके पास स्क्रिप्ट आई और उनको ऐसा लगा कि ये सही है, इससे लोगों को आक्षेप नहीं होगा, ये कैरेक्टर ही मेरा ऐसा है, ये दलित लीडर है, और इस तरीके के वाक्य हम लिखते कब है? लिखते वो है जो जिंदगी के हमारे अनुभव है। हम कौन से चांद में सीख के आए हैं? हर चीज जो वही लिखता है राइटर जो उसने आसपास देखा है। तो उसके राइटर ने लिखा, उससे वो कन्विंस हुआ, एक्टर सारे कन्विंस हुए, प्रोड्यूसर कन्विंस हुआ और उन्होंने वो कर दिया। लेकिन जब उन्होंने शूट किया और जब वो रिले हुआ, उसके बीच में इस देश के हालात ऐसे हो गए कि हम सारे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गए अपने समाज को लेकर, अपने धर्म को लेकर, और फिर हम लोगों के खूबियां देखने के बजाय उनकी खामियां देखने लगे। अब अरे यार ये तो हिंदू धर्म में बोल दिया है। अब इतने पिछले 2 सालों से एकाएक सारे के सारे लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार हो गए। पहले नहीं थे, पहले बहुत लिबरल थे, अभी 2 सालों से ऐसा हो गया कि अरे ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया। तो उसके कारण सारों के आक्षेप उसमें आने लगे। किसी ने सोच के नहीं किया है, उनसे गलती हुई, उनसे बाद माफी मांगी गई और माफी मांगने के बाद उनके ऊपर कोर्ट केस हुई। और उसके अलावा जो अमेज़न इंडिया जिन्होंने उसको सीरीज को अप्रूव किया था, उसकी जो हेड थी अपर्णा पुरोहित, उसके ऊपर समन्स गया और उसको इन दिनों अंडरग्राउंड रखा गया है, वो इनएक्टिव कर दिया गया अमेज़न में। तो एक पूरी क्रिएटिव टीम के ऊपर उसका आघात हुआ। वो इसलिए क्योंकि हम एक्स्ट्रा सेंसिबिलिटीज के साथ आजकल क्रिएटिविटी को जज कर रहे हैं। हर आदमी यहाँ पे रिव्यूअर हो गया। हर आदमी को लगता है कि नहीं इसने मेरे धर्म पे क्यों बोला, क्योंकि हर आदमी अपने धर्म का ठेकेदार हो गया। लेकिन क्रिएटिव आदमी वो नहीं है। क्रिएटिव आदमी नहीं चाहेगा कि आपके धर्म को वो टिका करे या वो जानबूझ के ऐसा कुछ करे कि वो मुसलमानों को कुछ गलत कह दे, हिंदू को कुछ कह दे। ऐसा कोई भी ईमानदार क्रिएटिव आदमी नहीं करता। क्रिएटिव आदमी अपनी क्रिएटिविटी लोगों के सामने लाता है। एक डायरेक्टर अपनी कहानी बताना चाहता है, उस कहानी के कुछ पात्र वो कह रहे हैं और वो पात्र इसलिए कह रहे हैं कि इस तरीके के पात्र समाज में है और उन्हीं समाज के उन पात्रों से ही इंस्पायर होकर इस तरीके के पात्र क्रिएट करते जाते हैं। ये हमारी समाज की सच्चाई है। तो जो सीरीज में बोला गया है, क्या उससे ज्यादा हम अपने आपसी जिंदगी में नहीं देखते क्या? उससे ज्यादा कटुता तो हमको आपसी जिंदगी में मिलती है। तो तांडव जो है वो टिपिकली लोगों ने उसको बुरा इसलिए कहा क्योंकि उसमें वो बातें हैं जो मैंने आपको समझाया जो गलत है, पर वो इंटेंशनल नहीं है। कोई आदमी देश में इंटेंशनल ये नहीं सोचेगा कि यार मैं कुछ ऐसा करूं कि हिंदुओं को क्षति पहुंचे। नहीं, कहानी को देखकर उसको लगा होगा उस वक्त कि, और उस वक्त जब वो कर रहे होंगे। अब मिर्जापुर में सारी गालियां थी पहले और दूसरे में, अब तीसरे में गालियां आएगी नहीं क्योंकि हमारे यहाँ सेंसर हो गया है, सेंसर आ गया, नया बोर्ड।
फैमिली मैन में गालियां थी, फैमिली मैन 2 को आगे बढ़ा दिया गया क्योंकि उसमें सारी गालियां कट हो रही है। तो हम ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। तो पर ये कहना कि वो पब्लिसिटी के लिए वो कर रहे हैं, बिल्कुल ये सोचे मत रखो आप। कोई भी आदमी, क्रिएटिव आदमी जब पिक्चर बनाता है या कुछ अच्छा करता है या वो एक्टिंग करता है, तो ये सोच के नहीं करता कि इसका मेरे को यार ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि किसी की धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचे और मैं हिट हो जाऊं। नहीं, हमारे सारे लोग धार्मिक है इस देश में, वो कभी नहीं चाहेंगे, इसलिए वो हम कह नहीं सकते। तो अभी सर OTT पे भी सेंसर हो गया? हाँ, अभी शुरू सेंसर नहीं हुआ है, लेकिन उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ गए इसी महीने से आ गए। ओके, तो इसका मतलब है कि सेंसर भी आ ही जाएगा कुछ टाइम बाद। यस जी जी। आजाद भाई, क्या सवाल था आपका गिरीश भाई से? मैंने अभी रूही भी देखी और मुंबई सागा भी देखी, क्योंकि मुंबई सागा एक्चुअली मैं देखना तो नहीं चाहता था क्योंकि उसके बारे में मैंने रिव्यू ऐसे ही देखे, लेकिन मेरे एक दोस्त ने काम किया उसमें, तो बोला कि यार मेरा उसमें रोल है अच्छा खासा, तो मैं देखूंगा, देखनी चाहिए आपको, चलो मेरे साथ में। तो मैंने देखी और रूही भी देखी, और थिएटर में जब मैं गया सिटी मॉल में, तो वहां पे सिर्फ पूरे थिएटर में सिर्फ या 2 या 4, मतलब हमें मिला के 4 या 5 आदमी थे थिएटर में जो देख रहे थे, ऑडियंस ऐसी थी। लेकिन नेक्स्ट डे जो न्यूज आती है कि फिल्म ने 10 करोड़ कमाए, 12 करोड़ कमाए, और रूही का तो ये बताया गया कि 4-5 दिन के अंदर उसने 20 से 25 करोड़ कमाए हैं। तो गिरीश जी से मेरा यही सवाल था कि ये आखिर है क्या, या तो ये झूठ है या फिर ये क्या किया जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि 4-5 आदमी थिएटर में हैं और बोल रहे हैं, और आज के टाइम में जैसे कि आपने अभी बताया कि हिंदुस्तान भर में थिएटर ओपन भी नहीं है, आधे से ज्यादा तो बंद ही है। तो सर ये है क्या आखिर? नहीं, क्या है कि कुछ जगह पे कलेक्शंस जो आपको मालूम पड़ता है, हाँ हाँ, उसके कुछ रिलायबल सोर्सेज है जी। सारे आपको कलेक्शंस नहीं दे सकते। अगर आपको कोई 10-12 करोड़ कह रहा है, जी जी, इसका मतलब है कि वो फ्राइडे सैटरडे संडे का कलेक्शन कह रहा है। हाँ हाँ हाँ, फ्राइडे को मुंबई सागा का कलेक्शन कुछ 2.5 करोड़ के करीब था। जी जी, दूसरे दिन कुछ 270, पहले दिन 270, 280, फिर 250, 2.5 करोड़ ही था। अब 3 दिन का अगर कलेक्शन होता है फ्राइडे सैटरडे संडे का, तो 7.5-8 करोड़ तो हो जाता है। जी जी, रूही का पहले दिन का कलेक्शन था कुछ 275। जी जी, तो आपके थिएटर में 4 या 5 लोग हैं, जी जी, और वो क्या होता है, एवरेज होता है। हो सकता है कि कुछ थिएटर्स में ज्यादा लोग हो, और क्या है कि महाराष्ट्र में 50% है, जी जी, पूरे साउथ में 100% है, जी, और बहुत सारे राज्य है ऐसे जहाँ 100% ऑक्यूपेंसी पे, तो हो सकता है कि वहाँ 40 लोग हो। तो एवरेज अगर देखा जाए तो हो सकता है कि वो जो 8 से 10, अगर 3 दिन का कलेक्शन फ्राइडे सैटरडे संडे का 10 करोड़ अगर है तो मुश्किल है। अगर कोरोना का टाइम नहीं होता तो मुंबई सागा का पहले दिन का कलेक्शन होता था कम से कम 60 से 70 करोड़। रूही का ये पहले 3 दिन फर्स्ट वीक, ओके ओके, वीक, और पहले 3 दिन का रूही का कलेक्शन रहता था कम से कम 16 से 20 करोड़। जी जी, लेकिन चूंकि कोरोना काल है, जी जी, 50% ऑक्यूपेंसी है, लोग नहीं जा रहे, तो जाके वो 7-8 करोड़ कर रही है। और ये जो कलेक्शन है ये ग्रॉस है, नेट नहीं है। ग्रॉस और नेट में फर्क ये है कि जो ग्रॉस कलेक्शन होता है उसमें पहले गवर्नमेंट के टैक्सेस जाते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर जाता है, और जो फिर पैसा अपने पास बचता है उसे कहते हैं नेट। तो ये नेट नहीं है, ग्रॉस है। तो अगर 7-8 करोड़ हो रहा है 3 दिन का तो लॉजिकल है। हाँ, पर जैसा आपने कहा कि हो सकता है कि कुछ फिल्में आपके एरिया में नहीं चल रही है, पर कुछ फिल्म में कहीं ना कहीं और चलती है। पर आप लोग फिल्मों के स्टूडेंट्स हो, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि 10 करोड़ कोई लिख रहा है, 20 करोड़ कोई लिख रहा है, या 25 करोड़ कोई लिख रहा है, तो ये सारे झूठी है, ये नहीं समझो। पहले ये समझो कि बोल कौन रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कौन बोल रहा है। अगर आपके बाजू का दोस्त बोल रहा है, आपके फोन पे कोई बोल रहा है, तो वो तो रिलायबल सोर्स नहीं है। रिलायबल कौन है? नेट पे जाएंगे तो बॉक्स ऑफिस इंडिया करके एक साइट है, जी जी जी,
वहां पे आपको कलेक्शंस मिलेंगे। उसके अलावा जो रिलायबल देते हैं, तरण आदर्श देते हैं और कोमल नाहटा भी देते हैं। कुछ ना कुछ तरण आदर्श या कोमल नाहटा बॉक्स ऑफिस इंडिया में कुछ थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है 1-2 करोड़ का, पर वो इंटेंशनल नहीं होता। कलेक्शन कैसे मिलेंगे आपको 10 करोड़ का, पहले ये समझ लो। पूरे देश में 5,500 अगर सिनेमाज है तो हर चेन से मुझे कलेक्शन लेने पड़ेंगे कि उनके यहाँ का पहले दिन का कलेक्शन कैसा हुआ। जब मैं सबको जोड़ूंगा तब जाके मुझे पहले दिन का कलेक्शन मिलेगा। तो ये इतना सिंपल तो नहीं है जितना सिंपल हमको ये कोई बोल दे कि यार पहले दिन का तो 10 करोड़ था, तो 10 करोड़ आया कहां से? 10 करोड़ तब आया है जब उसने 5 नेशनल चेन के हर एक चेन से कलेक्शन लिया और सारे सिंगल स्क्रीन को जो हैंडल कर रहा है उनसे सबसे कलेक्शन लेके उसको कंपाइल किया, ऐड किया और फिर वो एक फिगर पे आया। ऐसा तो हवा में कोई बोलेगा नहीं। हवा में जो बोल रहे हैं वो झूठ हो सकते हैं। तरण आदर्श, कोमल नाहटा और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस इंडिया, ये झूठ नहीं होंगे। झूठ थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होगा 8-10% का, कम ज्यादा, वो इसलिए कि कहीं का कलेक्शन नहीं आया होगा, कहीं का रह गया होगा, पर ये रिलायबल है। पर अगर कोई ये कह रहा है जिसको हम नहीं जानते, आपका पड़ोसी कह रहा है कि यार 10 करोड़ का बिजनेस है, तो पहले ये देखो कि उसका सोर्स क्या है। अगर उसका सोर्स ये 3 नाम जो मैंने बताए वो है तो वो सही बोल रहा है। हो सकता है आपके एरिया में नहीं चली हो। दाता नाम की एक पिक्चर थी जब मैं कॉलेज में था, बॉम्बे में फ्लॉप थी, राजस्थान में सिल्वर जुबली हुई हो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म थी। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में कुछ एरिया में ही चलती थी, कुछ एरिया में नहीं चलती थी। मराठी फिल्म थी सैराट, जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया। वो अंधेरी के किसी भी मल्टीप्लेक्स में सिंगल स्क्रीन में एक शो में भी नहीं चली, और वो थाना और नासिक और पूना में हर जगह हाउसफुल थी, क्योंकि वहां मराठी ऑडियंस है। तो हर फिल्म कहीं ना कहीं चलती है, कहीं नहीं चलती, लेकिन किसी एक जगह पे 4 ही लोग हैं, उससे हम उस फिल्म को जनरलाइज नहीं कर सकते, सबसे पहला। दूसरी बात, जो कोई ये कह रहा है इतना बड़ा उतना बड़ा, उसको हम झूठ नहीं बोल सकते। तब तक झूठ नहीं बोल सकते जब तक वो झूठ साबित ना हो। तो हमने रिस्पेक्ट के साथ देखना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है, और कोशिश और जिज्ञासा ये रखनी चाहिए कि उसकी तह तक जाएं, और फिर उसके बाद हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सके सही बात है सर। ओके। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। सर, मेरा ये सवाल है कि अभी ज्यादातर वेब सीरीज में देख रहा हूँ वो यूपी बेस्ड है, तो सर गुजरात बेस्ड वेब सीरीज कब देख पाएंगे हम? मैं गुजरात से हूँ। जब गुजरात के प्रोड्यूसर्स गुजरात की कहानियां, या यहाँ के प्रोड्यूसर्स को गुजरात की कहानियां बतानी होगी। देखिए क्या है कि हम इन दिनों ये देख रहे हैं कि बहुत सारी वेब सीरीज यूपी बिहार से इसलिए जुड़ी है, फिल्में भी यूपी बिहार से जुड़ी हुई है। बहुत सारी बधाई हो गई, या बहुत सारी ऐसी फिल्में जहाँ यूपी बिहार की कहानियां हैं। तो देखो, अगर कहानी की सेटिंग पे है, अगर वहां की कोई कहानी अच्छी मिलती है तो डायरेक्टर बना लेगा। देखो, यूपी और बिहार का वायलेंस बहुत दिखाया जाता है, पर पंचायत जो थी मेरे ख्याल से वो भी यूपी की कहानी थी। तो जब अगर उनको कोई इस तरीके की कहानी मिलेगी जहां पर उनको मराठी पार्श्वभूमि हो। मैंने एक पिक्चर देखी थी, मेरे ख्याल से उसकी भी कहानी आपने सही कहा, अलीगढ़ भौकाल थी, वो भी थी। तो यूपी बिहार की बहुत सारी कहानियां वेब सीरीज में आई हैं, पर महाराष्ट्रियन मराठी अगर कहानियां अगर है तो वो भी वो ले आएंगे, गुजराती भी ले आएंगे, क्योंकि एक फिल्म डायरेक्टर या राइटर किसी के पास कोई ऐसी कहानी है जो, अब याद है अगर आपको एक जो फिल्में हैं, अगर तेजाब अगर याद है तो उसमें जो हीरो है वो मराठी है, मुन्ना मालवणकर, या सर ने मुझे याद नहीं, पर ऐसे ही और एक पिक्चर आई थी जो बहुत सुपरहिट थी, संजय दत्त की वास्तव का भी हीरो मराठी है। तो वैसे ही उस तरीके की वेब सीरीज भी हो सकती है जिसमें हीरो मराठी हो। मुझे लगता है एक वेब सीरीज है समांतर करके, जिसमें मराठी प्रोटैगनिस्ट है। तो ये जो यूपी और बिहार को लेकर बनी हुई है फिल्में, वो इसलिए कि यूपी बिहार वैसे भी बहुत पॉपुलर जगह है, लोग उससे कनेक्ट होते हैं, उनके कैरेक्टर से कनेक्ट होते हैं।
फिल्म बनाने वाले बहुत सारे लोग उस जगह के हैं, राइटर्स बहुत सारे उस जगह से हैं, तो इसलिए वो अपनी कहानियों से रिलेट कर पाते, इसलिए वो बन जाती है। पर अगर हमारे पास गुजराती राइटर्स है आएंगे, अब देखो स्कैम बनी जो सोनी लिव के लिए हर्षद मेहता वाली, उसमें तो एक गुजराती राइटर था, दो तीन राइटर थे उसमें गुजराती, नीरन भट्ट। हाँ, तो मतलब है, मिक्स है। अब स्कैम की स्टोरी भी गुजरात और बम्बई की है, हर्षद मेहता वाली स्टोरी। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे राइटर्स जिन जिन प्रदेशों से अपनी अपनी कहानियां लेके आएंगे, तो वैसे वैसे और भी वेब सीरीज बनेगी। लेकिन ये जो इस वक्त यूपी बिहार की बहुतायत है वेब सीरीज की, वो इंटेंशनल नहीं है, वो मतलब समझ के नहीं की, क्योंकि उनके राइटर्स बहुत सारे यहाँ हैं, तो ऑब्वियसली उनको, अब मैं अगर राइटर हूँ तो पहली कहानी तो मैं वही कहूँगा जो मैं जानता हूँ। तो मैं जानता क्या हूँ, मेरा रीजन, मेरा एरिया, तो मैं वही की कहानी गढ़ूंगा। 2 या 3 फिल्में होने के बाद शायद मैं अपनी कहानी राजस्थान में सेट कर पाऊँ। तो हो सकता है कि वो भी वक्त आएगा जहाँ सारे अलग अलग प्रदेशों पे भी कहानियां आई। सर एक सवाल ये था कि जैसे ओटीटी में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, नेटफ्लिक्स है या और भी है, लेकिन साथ में कुछ छोटी कंपनीज भी है। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में छोटी कंपनीज कितना सर्वाइव कर रही है बड़े बड़ी कंपनीज के साथ? वो उनके लिए क्या ऑप्शन है? छोटे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या है, बेसिकली ये देख लो आप, ये जो मेन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है वो 10 या 12 ही है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, सोनी लिव, वूट, डिज्नी हॉटस्टार, ZEE5, इसके बाद जो है वो छोटे मोटे है, ये सर्वाइव नहीं करेंगे। क्योंकि आप एक आदमी कितने चीजें सब्सक्राइब करेगा? अगर ये 5 को सब्सक्राइब किया आपने, तो एक एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कितना सारा कंटेंट है। तो इनके अलावा जो छोटे मोटे है, उनमें ऐसा क्या है कि हम इनको छोड़ के उनके पास जाएं? ऐसा होगा। अब अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है, तो ये बड़े में से कोई लेगा, छोटा तो लेगा नहीं। और आपको अगर देखनी है तो आप इन्हीं के पास जाओगे। तो जो छोटे मोटे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने वाले हैं, या जो आ रहे हैं, या जो कह रहे हैं कि हम आए हैं और हम हिंदी पिक्चरें दिखाएंगे और सीरीज कराएंगे, वो बहुत ही इमेच्योर बातें हैं। वैसा होने वाला नहीं है। वो शौकिया, ठीक है, हम ओटीटी प्लेटफॉर्म लेके आएंगे, हमारे पास कुछ फिल्मों की लाइब्रेरी है। अब इरोस नाउ के पास भी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन किस लेवल पे ओटीटी प्लेटफॉर्म? ठीक ठाक लेवल पे, कुछ खास नहीं है। तो वैसे ही जो ओटीटी प्लेटफॉर्म छोटे मोटे, कुछ कोई उसमें उनमें कोई ऐसा हुक नहीं है जिससे कारण वो सर्वाइव हो। अब MX प्लेयर सर्वाइव हो रहा है इसलिए क्योंकि वो नो सब्सक्रिप्शन वाला, वो सब्सक्रिप्शन फ्री ओटीटी प्लेटफॉर्म है। बाकी सारे सब्सक्राइबर सब्सक्रिप्शन फीस वाले हैं। तो जहां सब्सक्रिप्शन फीस की बात आती है, आपके पास अगर एक महीने में आपको खर्चा करना है 2000 रुपए, तो आप 500 रुपए खर्चा करोगे नेटफ्लिक्स पे, 500 अमेजॉन प्राइम पे, 500 सोनी पर, 500 डिज्नी स्टार पे। अगर ये कोई दूसरे बालाजी या कोई जो उनका 99 रुपीज है, या कोई और मांगे, तो उसको एक हाथ भी दे दोगे। पर कोई नया आ रहा है और वो बोलेगा कि आप भी हमको 500 रुपए दो, तो आप उसको नहीं दोगे। और इसलिए नहीं दोगे क्योंकि उनसे बेहतर कंटेंट इनके पास रहेगी। और ये जो नए आ रहे हैं, उनको कंटेंट ऐसा रखना पड़ेगा जो इनकी बराबरी कर सके। और इनकी बराबरी बहुत ही डिफिकल्ट चीजें हैं, क्योंकि इनके पास बहुत वास्ट लाइब्रेरी है। अगर वो 150 पिक्चरें कर रहे हैं और आप देख रहे हो 6 फिल्में, 6 की 6 फिल्में बकवास है जो आपको लगती है, इसका मतलब वो प्लेटफॉर्म छोटा नहीं है। हो सकता है कि वो 150 में से 20 फिल्में अच्छी हो, आपने 6 देखी, 6 की 6 बेकार आपको लगी हो, और वो 20 भी अच्छी भी है। तो वो इसलिए प्लेटफॉर्म बड़ा है क्योंकि उसने 150-160 टाइटल्स लिए। तो आगे चल के छोटे प्लेटफॉर्म सर्वाइव नहीं करेंगे। ये जो टॉप नॉच कंपनियां हैं बड़ी, HBO Max या डिज्नी हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स और अमेजन, यही सर्वाइव करेंगे क्योंकि इनके पास उतने डीप पॉकेट्स है और इतना बड़ा कंटेंट उनके पास रहेगा। सर मैं ना 2 दिन से, जब से आपने बोला है गिरीश सर आ रहे, ये क्वेश्चन मेरे मन में था। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि आप सर इतने इंटरनेशनल फिल्म, सारे फिल्म्स पे रिसर्च करते, सर्वे करते, सो यू आर द बेस्ट पर्सन जिसको मैं ये क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। सर आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द सीक्रेट सॉस टू रीच ऑस्कर्स? हम लोग पहुंच तो गए, बट टू विन ऑस्कर्स क्या आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है इज द सीक्रेट सॉस? कुछ नहीं, देखो हम लोग इस बार भी जल्लीकट्टू हमारी गई वहां तक, लेकिन फिर वहां पे
शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाई फॉरेन फिल्म में। हम लोगों ने बहुत कोशिशें की है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी फिल्मों में, जो मेरा मानना है कि हमारी फिल्मों में ना बहुत सारे इमोशंस एक साथ होते हैं। हमारी फिल्मों में बहुत सारे इमोशंस का मतलब होता है, माँ भी होती है, विलेन भी होता है, हीरोइन को भी देखना पड़ता है, हीरोइन की भी माँ को देखना पड़ता है, उसके भी परिवार को देखना पड़ता है। हीरो के पास इतने सारे काम होते हैं कि बस फिर उसको अपनी नौकरी देखनी पड़ती है, अपने परिवार देखने पड़ते हैं, उसको विलेन की पिटाई भी करनी पड़ती है। तो इतने सारे इमोशंस एक साथ एक फिल्म में होते हैं। अब वो थोड़े से तब्दीलियां आने लगी है, अब फिल्मों में एक फोकस आने लगा है। तो हॉलीवुड की अगर अपन फिल्में देखें कि बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में, वो उनकी पिक्चर में ऐसा क्या है जो हमारी फिल्म में नहीं है। तो अभी बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में एक पिक्चर है, उसका नाम है जूडास एंड द ब्लैक मसीहा। उस फिल्म की कहानी ये है कि 1968-69 में जो ब्लैक पैंथर करके एक ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें उसका बहुत प्रोग्रेस हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट के FBI में ने अपना एक गुप्तचर, एक मोल को उसके उस पार्टी में प्लांट किया और उनका जो बॉस था उसको खत्म कर दिया। ऐसी कहानी है। तो इस तरह की कहानी हम इंडियन में भी बना सकते हैं, लेकिन अब हम कई बार बनाने जाते हैं तो फिर एक प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर का दोस्त उसको बोलता है कि यार मजा नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा सा एक आइटम सॉन्ग होगा ना तो बहुत मजा आएगा। फिर तीसरा बोलता है काम करो, आपने हमारा दोस्त है प्रोड्यूसर, उनके बेटी को भी लॉन्च करना है, उनके लिए कैरेक्टर लिख लो। तो हमारी फिल्मों में बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती है। तो मेरे को लगता है अभी भी कि हम पूरी तरीके से एक ही विषय पर फोकस होकर एक ही इमोशन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। हम हमारी फिल्म में, हमको जिसके लिए हम जाने जाते हैं, हम हमारी फिल्म में होलसम एंटरटेनमेंट कहते हैं। होलसम एंटरटेनमेंट का मतलब उसमें सब कुछ है, कॉमेडी है, एक्शन है, इमोशन है, सब है। हम सारी चीजें परोसना चाहते हैं। शोले में हर चीज है, दोस्ती है, दुश्मनी है, यारी है, कॉमेडी है, सब शोले। तो इंडिया का हर आदमी शोले बनाना चाहता है। ऑस्कर वाले लोगों को शोले नहीं चाहिए, उनको चाहिए जूडास एंड द ब्लैक मसीहा। तो जूडास एंड द ब्लैक मसीहा की कहानी है। उनको चाहिए माँ रेनिस ब्लैक बॉटम, जो इस साल के ऑस्कर में फिल्म है, उनके नाम ले रहा हूं मैं। तो उनको वो कहानी चाहिए। अब माँ रेनिस ब्लैक बॉटम की कहानी ये है कि एक ब्लैक लेडी जो कि सिंगर है ब्लूज की, वो 1929 में एक जगह पे रिकॉर्डिंग करने गई है, और वो रिकॉर्डिस्ट जो लोग है, जो वो वाइट है, सिंगर ब्लैक है, वो पूरी रिकॉर्डिंग के सेशन को दर्शाती हुई, ब्लैक और व्हाइट के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाती हुई, वो बस उतने वाक्य की फिल्म है। वो पूरे रिकॉर्डिंग सेशन को दर्शाती हुई फिल्म है, 1.5 घंटे की फिल्म, उसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग सेशन है और किस तरीके से व्हाइट और ब्लैक के बीच में टेंशन है उसको दर्शाती है वो फिल्म। तो किसी एक वाक्य पे बनाई उन्होंने फिल्म। हम वो नहीं कर पाते। हम कई बार बहुत सारी चीजें मिक्स करने के कारण हम थोड़े पीछे रह जाते। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे देश के फिल्म मेकर्स उतने ही प्रतिभाशाली है जितने वो है, और कई बार तो मैं ये कहूंगा कि हम उनसे ज्यादा प्रतिभाशाली है, क्योंकि हमारी फिल्म में बहुत सारे इमोशंस होते हैं और वो गजब की कला है जो उनको नहीं आती, पर जो उनको आता है वो हमको नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से हम इवन है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। या गुड इवनिंग सर, गिरीश सर। आ रही है सर मेरी आवाज? बिल्कुल क्लियर। तो सर मेरा सवाल ये है कि ओवरसीज मार्केट जो है, तो हिंदी फिल्म्स तो आई थिंक सो अच्छा खासा उसमें बिजनेस कर रही है ओवरसीज मार्केट्स में, लेकिन अगर हम साउथ को काउंट ना करें तो बाकी जो रीजनल है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, तो ये ओवरसीज मार्केट में कितना बिजनेस कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो करे तो कितना वो इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है? देखिए, जो तमिल, तेलुगु, मलयालम, इनका ओवरसीज तो अच्छा ही जाता है, लेकिन जितनी भाषाएं आपने बोली उसमें सिर्फ पंजाबी फिल्में हैं जिनका ओवरसीज बड़ा तगड़ा है। उनका US, UK में बहुत अच्छा बिजनेस होता है। इसके अलावा जो मराठी और बंगाली फिल्में हैं, वो फिल्मों का ओवरसीज मार्केट नहीं है। उसका कारण ये है कि मराठी फिल्मों का ओवरसीज मार्केट का न होने का रीजन ये है
कि उतनी तादाद में वो लोग है नहीं उस एरियाज में जहाँ पे एक फिल्म 7 दिन अगर आप लगाते हो 7 शो में, तो 7 शो को हाउसफुल कर सके उतनी तादाद में वहां पे लोग होना चाहिए एरिया में। तो क्या होता है, तभी वो पिक्चरें चल सकती है। तो होता यह है कि जिन लोगों को अपनी फिल्मों को ओवरसीज में दिखाना है, तो क्या है, महाराष्ट्र के मराठी मंडल है अलग अलग देशों में। दुबई में मराठी मंडल है, फिर यूके में मराठी मंडल है, यूएस में मराठी मंडल है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से यूएस में कनेक्ट होते हैं, फिर यूएस के मराठी मंडल वाले क्या करते हैं, सिनेमा घर को किराए से लेके 2 या 3 शो कर लेते हैं। अब वो 2 या 3 शो में वो पूरी जितने लोग वहाँ इंडियंस है मराठी जानने वाले, वो सारे लोग उसमें अकोमोडेट हो जाते हैं। तो बिजनेस वाइज मराठी ओवरसीज का कोई बहुत बड़ा पोटेंशियल नहीं है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, पंजाबी वो इसलिए बड़ा है क्योंकि इन लोगों का उतना पॉपुलेशन है। तमिल फिल्में तो मैं कहाँ गया था, सिंगापुर में मैंने देखा, सिंगापुर मलेशिया में फिल्में हाउसफुल थी। तो बहुत बड़ा बिजनेस तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और पंजाबी फिल्मों का है। और ओवरसीज में हिंदी फिल्मों का भी बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन मराठी का बिजनेस नहीं है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर था। फिर आपका दूसरा प्रश्न ये रहा कि भाई दूसरा क्या था आपका? मतलब सर मेरा सवाल इस तरीके से कि ये ओवरसीज में ही काउंट होता है ना, जब हमारी रीजनल लैंग्वेज की फिल्म अलग अलग लैंग्वेज में डब होके बाहर के देशों में जाती है। रीजनल लैंग्वेज की फिल्म मतलब आपकी कोई मराठी फिल्म अलग अलग भाषा, जैसे चाइनीज भाषा में चाइना में रिलीज हुई, फ्रेंच भाषा में फ्रांस में रिलीज हुई, इस तरीके से। नहीं, चाइना में अपनी भाषा अपनी फिल्म डब होकर रिलीज होगी। हाँ, तो उसको क्या बोल रहे हो आप? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हिंदी सिनेमा तो चलता है बाहर के देशों में, लेकिन जो रीजनल सिनेमा है वो इस तरीके से आगे बढ़ सकता है क्या? जैसे ऑलरेडी काफी हुआ है बाहर। बाहुबली सुपरहिट थी बाहर के देशों में, तो हिंदी फिल्में भी जाती है और अपनी कई सारी तमिल तेलुगु फिल्में भी बहुत हिट है। चाइना में तो दंगल सुपरहिट थी, उसके अलावा वो पिक्चर सुपरहिट थी अपनी, क्या नाम है वो जिसमें सिंगर बनती है बच्ची, फिल्म थी सीक्रेट सुपरस्टार, सीक्रेट सुपर। तो ये सुपरहिट फिल्में थी वहां पे। तो क्या है कि रीजनल फिल्में भी ओवरसीज मार्केट में सुपरहिट होती हैं। हिंदी तो होती है, हिंदी का तो मार्केट ही है, लेकिन रीजनल फिल्में भी सुपरहिट होती है। और हिंदी हो रीजनल हो, उनके लिए तो वो डब करके अपनी भाषा में दिखा के वो चलती है। ओके भाई, दैनिक भास्कर में आपका एक इंटरव्यू छपा, करेक्ट? आज ही छपा। हाँ, और उसमें आपने बताया कि हमारी इंडस्ट्री को इस कोरोना की वजह से 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। जी हाँ, जी हाँ, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान है कि आपको अगर याद होगा तो 13 मार्च 2020 को सिनेमा घर के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था और देश के सारे सिनेमाघर बंद हो गए। करेक्ट। 13 मार्च 2020 को अंग्रेजी मीडियम नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी। उस दिन शुक्रवार था। शुक्रवार में करीब 6 या 7 फिल्में रिलीज हुई जैसे होती थी, और शाम को लॉकडाउन हो गया और सारी फिल्में बंद हो गई। अब वो 13 मार्च था। 13 मार्च से लेकर 30 मार्च यानी कि 17 दिन का पीवीआर ने लॉस बुक किया। जब आप आपका क्वार्टरली लॉस बुक करते हो तो 17 दिन का लॉस उन्होंने बुक किया 72 करोड़। 72 करोड़ लॉस बुक किया 17 दिन का। ये सिर्फ एक चेन का है। आइनॉक्स ने भी लॉस बुक किया, कार्निवल ने भी किया। तो ऐसी सारी चेन्स ने अपना अपना लॉस बुक किया। अब 17 दिन का एक चेन का लॉस 72,000 है। 72 करोड़। तो ये जो 72 करोड़ 17 दिन का लॉस। तो क्या होता है कि हर क्वार्टर में आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस जब आप अनाउंस करते हो तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि आप एक अंदाजा लगाइए कि एक साल में हम कम से कम
हमारे देश में 10 से 12 फिल्में एक साल में, 10 से 15 फिल्में 100 करोड़ की होती है। अगर एक साल में 10 से 15 100 करोड़ का बिजनेस करती है, मतलब 15 करोड़ का बिजनेस तो यही हुआ, 1500 करोड़ का बिजनेस, सॉरी 1500 करोड़ का बिजनेस तो यही हुआ। तो मैं कह रहा हूँ 2000 करोड़ का ही नुकसान हुआ है। मतलब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान तो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कम से कम 8 से 10 ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई। अगर आपको याद होगा तो स्त्री और उरी जैसी फिल्मों ने 160-170 करोड़ का बिजनेस किया था। जी। तो जो 10 से 15 टॉप फिल्में करती है साल की, वो कम से कम 1500 करोड़ का बिजनेस करती है, और बाकी जो फिल्में हैं वो 500 करोड़ का बिजनेस करती है, ऐसा मेरा मानना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि कोरोना में अभी तक 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस की बात कर रहा हूँ। बॉक्स ऑफिस के अलावा जो बाकी नुकसान है वो तो मैंने गिने ही नहीं। बाकी नुकसान मतलब सारे टेक्नीशियंस का नुकसान, बाकी नुकसान मतलब सिनेमा शूटिंग करने वालों के नुकसान, बाकी नुकसान मतलब जो डेली वेजेस पे काम करते प्रोडक्शन यूनिट उनके नुकसान, जूनियर आर्टिस्ट के नुकसान, आर्टिस्टों के नुकसान जो एक्टिंग नहीं कर पाए, जो सेट पे नहीं जा पाए या जो शूटिंग नहीं कर पाए। तो नुकसान तो ये जो मैंने 2000 करोड़ का नुकसान कहा है, ये सिर्फ सिनेमा एग्जीबिशन थिएटर्स का नुकसान है, बाकी तो नुकसानों की हमने बात ही नहीं की। अगर मैं ये सारा देखूं तो मुझे लगता है कि कम से कम हमने सारे सिनेमा इंडस्ट्री ने मिलकर कम से कम 5000 करोड़ का नुकसान किया है। माय गॉड। अच्छा, जी इसकी भरपाई कैसे होगी? भरपाई ये है कि इस साल कम से कम अभी हर हफ्ते में एक बड़ी पिक्चर अनाउंस हो चुकी है। लकीली पिछले वीक में मुंबई सागा थी, उसके पहले वीक में रूही थी, उसके पहले 2-3 वीक पहले मास्टर थी। तो रूही का बिजनेस ठीक ठाक था, मुंबई सागा का भी बिजनेस ठीक ठाक था। अगले हफ्ते में जो आने वाली थी हाथी मेरे साथी, जिसमें राणा डागुपट्टी थे, वो पिक्चर पोस्टपोन हो चुकी है। तो अब सारों की मतलब ये हो रहा है कि इस साल में कम से कम हर हफ्ते में एक बड़ी पिक्चर है। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये साल में अगर 50 हफ्ते हैं तो हमारे पास इस वक्त कम से कम 40 बड़ी फिल्में हैं, और इन 40 में से 20 फिल्में तो ऐसी हम मान के चलते हैं जो कि ब्लॉकबस्टर होगी। अब वो 20 फिल्में भी अगर ब्लॉकबस्टर होती हैं, एक फिल्म अगर 100 करोड़ का भी बिजनेस करती है, तो हम लोग कम से कम 2000 करोड़ का बिजनेस कर लेते हैं। पर तकलीफ ये है, इस वक्त सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि देश के 9 राज्य छोड़ के 9 राज्यों में जिसमें सबसे ज्यादा पैसा होता है, जैसे महाराष्ट्र है, उसमें इन 9 राज्यों में अभी तक थिएटर की ऑक्यूपेंसी 50% है। तो उसके कारण कलेक्शन पे फर्क पड़ता है। तो अब तक हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा सा कोरोना के कारण अगर शिथिलता आई, हम लोग नॉर्मल हो गए अगर 1 या 2 महीने में, अप्रैल 30 को इस देश के सबसे बड़ी पिक्चर रिलीज होने वाली है, सूर्यवंशी, जो अब तक रुकी हुई थी। सूर्यवंशी में अगर लोग थिएटर तक आ गए और उसने बिजनेस कर लिया और सिनेमा यथावत अपनी पुरानी शक्ति के अनुसार प्रदर्शित कर रही है फिल्में और काम शुरू हो गया, तो मुझे लगता है कि एक साल में हम ये जो 2000 करोड़ का घाटा हुआ या 5000 करोड़ का भी घाटा है, उसमें से कम आधा घाटा तो हम कंप्लीट कर लेंगे, बशर्ते सिनेमा अगर शुरू हो जाए 100% ऑक्यूपेंसी के साथ, क्योंकि फिल्मों की तो भरमार है। एक बार ये फिल्में अभी इसके बाद हमारी आएगी राधे, आपकी राधे आएगी, आपकी फिल्म भी कम से कम 300 करोड़ करेगी। सलमान खान की फिल्में 200-250, उनकी फ्लॉप फिल्म 150 करोड़ करती है। जो उनकी फ्लॉप फिल्म होती है सलमान खान की, वो 150 करोड़ करती है। जिनको लोग बोलते फ्लॉप है, भारत फ्लॉप है, ये फ्लॉप है, पर 150 करोड़ का तो बिजनेस है। तो उनके तो, और जो उनकी हिट होती है वो 300 करोड़ करती है। पूरे देश में जितने सिनेमा घर है उसमें फर्स्ट डे का कलेक्शन, सबसे बड़ा कलेक्शन फर्स्ट डे का आज तक जो हुआ है वो एक था, वो दबंग 3 का था। पहले एक था टाइगर का था, फिर एक दबंग 3 का था। 35 करोड़, 34.5 करोड़, 34.5 करोड़
एक दिन में पहले दिन वो सिर्फ सलमान खान की पिक्चर ही कर सकती है जो उन्होंने किया है। आज तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं। उसके पहले वो पीके का था, लेकिन बाद में सलमान खान ने, तो आज तक वो रिकॉर्ड है कि एक दिन, और अनलकीली बताऊं मैं आपको, वो दिन वर्किंग डे था। अगर छुट्टी होती थी तो 40 करोड़ में होती। ये है सलमान खान की लोकप्रियता। नहीं, और उसी समय कुछ और भी डिस्टरबेंस चल रही थी, नॉर्थ में कुछ और डिस्टरबेंस हो रहा था। फिर भी 35 करोड़। हाँ, लोग थिएटर नहीं जा रहे थे, डरे हुए थे। सोसाइटी में बाय द वे, आप जब राधे आ रही है उसके साथ सत्यमेव जयते भी आ रही है। जी जी जी, लेकिन सत्यमेव जयते भी हमेशा हमको ना, सारे ट्रेड एनालिस्ट होने के कारण हमको हमेशा ये प्रश्न पूछते, जर्नलिस्ट पूछते, लोग पूछते कि सर ये दोनों पिक्चर एक दिन रिलीज हो रही है तो किसका नुकसान होगा, किसका फायदा? मैं कहता हूँ दोनों का फायदा होगा अगर दोनों अच्छे हैं। मुझे याद है, मैं मधुर भंडारकर के साथ अभी 4 दिन पहले बैठा था, तो मैं उनको याद दिला रहा था कि मना मधुर, आपकी पिक्चर थी फैशन और आपने दिवाली में रिलीज की थी, और उनके साथ रिलीज हुई थी गोलमाल। तो गोलमाल मतलब टिपिकल रोहित शेट्टी की एकदम मसाला ब्लॉकबस्टर, और इनकी थी फैशन जो कि सीरियस फिल्म थी, प्रियंका चोपड़ा और ये। तो मधुर ने मुझे कहा कि गिरीश, जब हमने फैशन पिक्चर जब रिलीज हुई ना, उसके पहले प्रियंका चोपड़ा की 7 फिल्में फ्लॉप थी। कंगना रनावत का इंडस्ट्री में कोई स्टैंड नहीं था, लेकिन फैशन के बाद दोनों को एक बहुत बड़ी लाइफ मिली, दोनों को एक बड़ी ऊर्जा मिली। और उसके साथ, लेकिन उस फिल्म की विशेषता ये थी कि जिस दिन, क्योंकि मैं उस वक्त सिनेमा घरों में सब, तब मैं सिनेमा एक्सपीरियर का हेड था, तो मुझे याद है कि उस वक्त ये था आलम कि जिस दिन पिक्चर रिलीज हुई, फर्स्ट डे में गोलमाल का कलेक्शन था ऑल ओवर इंडिया 100%, मतलब मैक्सिमम सिनेमा। और ये जो फैशन थी वो थी 80% पे, और दिवाली। फिर दूसरे दिन ये हुआ कि ये जो गोलमाल है वो 95% पे पहुंची, और जो फैशन है वो 85% पे। फिर तीसरे दिन गोलमाल 95% पे, लेकिन फैशन 90% पे, क्योंकि छुट्टियां होती है। तो फिर लोगों ने गोलमाल देख डाली, अब बोलते फैशन की, यार लोग बोल रहे फैशन पे, चलो फैशन भी देख डालते, क्योंकि 3 या 4 दिन की दिवाली की छुट्टियां होती है। अब 4 दिन लोग अपनी फैमिली के साथ घर रहेंगे तो क्या एक ही फिल्म थोड़ी देखेंगे यार, दूसरी भी देख ही लेंगे। तो वो दोनों फिल्में चली, और दोनों फिल्में, मतलब गोलमाल भी सुपरहिट थी, उसका भी बिजनेस 170-180 करोड़ का था, और फैशन भी सुपरहिट थी। मतलब वैसे ही आपके वक्त भी 13 मेरे ख्याल से आपके 13 मई को फिल्में आ रही है। यस यस, सत्यमेव जयते भी है और राधे भी है। तो मुझे लगता है कि दोनों पिक्चरें सुपरहिट होगी, और ऐसा कई बार हुआ है।